अब आरबीआई के गवर्नर ने वार्निंग दी है कि इंडिया में ना सेकंड राउंड ऑफ इफेक्ट्स आ सकते हैं सप्लाई शॉक के। अब ये हमें पता है कि बहुत माइल्ड लैंग्वेज यूज करेंगे यहाँ पे ताकि लोग पैनिक ना करें, बट हमेशा सुनना चाहिए जब आरबीआई गवर्नर कुछ बोलता है तो वो भी नेगेटिव, क्योंकि जल्दी वो नेगेटिव कमेंट्स करने वाला नहीं है, हमें पता है पॉलिटिकल प्रेशर भी होगा उनके ऊपर। तो यहाँ पे इन्होंने प्रिंसटन में एक स्पीच डिलीवर की है जहाँ पे ये बात कर रहे हैं सप्लाई शॉक्स की और सेकंड राउंड इफेक्ट्स की। तो ये होता क्या है, आ कहाँ से रहा है, क्या पहले भी ऐसा हुआ है, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। अब मैं सबसे पहले बता दूं, ये सिर्फ उनके लिए है ना जिनको बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ना पसंद है। अब ये देखो, मैंने इंडिया के टॉप 3 जो बिजनेस न्यूज़पेपर्स हैं उनके सारे आर्टिकल्स जो बेस्ट थे उनको पिक किया है। करीब 10 आर्टिकल्स 12 आर्टिकल्स डेली पिक करता हूँ मैं, इन्हें एनालाइज करता हूँ। सो अगर आपको पसंद है ऐसे वीडियोस तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप लाइक बटन दबा दो, और अगर पूरी वीडियो चाहिए तो फिर आपको प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, वो वहीं पे मिलेगी। यहाँ पे मैं सिर्फ एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि आप क्या मिस करोगे अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो। सो सेकंड राउंड इफेक्ट्स क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। अब वेस्ट एशिया वॉर यहाँ पे चल रहा है, राइट। सबसे पहले क्या हुआ इसकी वजह से, सबसे पहले इसकी वजह से ये हुआ कि आप देखो क्रूड बढ़ गया, राइट। तो सबसे पहले क्रूड ऑयल बड़ी तेजी से बढ़ गया क्योंकि सप्लाई शॉक हमें देखने को मिला। सप्लाई शॉक कहाँ से आता है, वेस्ट एशिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आ रहा है। तो क्रूड के बढ़ने की वजह से क्या हुआ, इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट क्या होता है, इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल क्या है, क्रूड ऑयल है। ये हमारे इंपोर्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये हम 80-90% क्रूड इंपोर्ट करते हैं। अब इसके बाद दूसरी चीज़ क्या हुई, सप्लाई में डिस्ट्रप्शन आ गया। अब बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, सप्लाई जो थी वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई, मरीन रिस्क इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गया, फ्रेट कॉस्ट बढ़ गया, हर चीज़ हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आ गया, राइट। अब ये फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट था आप कह सकते हो, ठीक है, जो हमें देखने को मिल रहा है कि चलो ठीक है, तुरंत से हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे क्रूड का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, ये सब हो जाएगा। इनका ये कहना है कि सप्लाई शॉक्स ना रियल कंसर्न है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं। अगर ये सप्लाई डिसरप्शन प्रोलॉन्ग्ड रहा तो हमें सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, विच मीन्स इसके बाद जो प्रॉब्लम्स आएंगी, फर्स्ट ऑर्डर क्या है ये, और इसके बाद इनकी वजह से जो प्रॉब्लम आएगी कि आगे क्या होगा, पैकेजिंग महंगी हो जाएगी। क्रूड से होती है सारी पैकेजिंग। अब ये देखो, फर्टिलाइजर बनता किससे है, क्रूड से बनता है, वेस्ट एशिया से आ रहा है उसका सामान, तो उससे एग्रीकल्चर आउटपुट महंगा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा, क्रूड से बनने वाले जो आइटम्स हैं, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट जो आप कर रहे हो सामान को इधर से उधर, वो भी आप गाड़ियों से कर रहे हो, वो एनर्जी एक्सपेंसिव हो गई, वो भी महंगा हो जाएगा। तो सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट हमें इस फॉर्म में देखने को मिलेगा, आप ऐसे समझो। तो इनका ये कहना है कि जैसे हमने कुछ एक्शन लिया, सबसे पहला इसका एक बड़ा इम्पैक्ट हमारे रुपए पे भी आया, जो मैंने यहाँ पे मिस कर दिया। इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने पता है क्या किया, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो आरबीआई ने स्पेकुलेशन पर रेस्ट्रिक्शन लगाया और इससे क्या हुआ, रुपए को स्टेबल करने की कोशिश की। रुपया 4% खिसक गया था, आप सबको पता होगा, रुपया 4% डिक्लाइन हो गया था। तो इन्होंने स्पेकुलेटिव ट्रेड्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की और इसे रोल बैक भी कर लिया है, परमानेंट नहीं था। अब इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, आप कमा रहे हो मान लो 10 रुपये, आपका खर्चा है 15 रुपये का, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हो, कमा नहीं पाते हो, क्योंकि तो इंपोर्ट ज़्यादा आप करते हो। अब ये जो गैप है 4 रुपये का है, ये बढ़ के 6 हो गया, 8 हो रहा है। तो ये अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन अभी ये मैनेजेबल है। तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और फॉरेन करेंसी एक्सपोजर जो है वो भी बहुत रीजनेबल है। अब लेसन क्या है इंडिया के लिए कि इंडिया ना एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक सोवरेनिटी का, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो सिक्वेंसिंग है कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन का, ये कोई टेक्निकलिटी नहीं है। इन्होंने ऐड किया कि आरबीआई ने मेंटेन किया है कंट्रोल कैपिटल अकाउंट पे, रेसिडेंट के लिए और शॉर्ट टर्म डेट के लिए। और इंडिया के पास इस टाइम पे $710 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, जो ये फॉरेक्स रिजर्व हमारे सारे शॉर्ट टर्म डेट, जो एक्सटर्नल डेट है, उसको भी कवर कर लेगा। और इसके अलावा आप देखो तो जो भी हमारे इंपोर्ट्स हैं अगले 11 महीने के, ये इन सबको कवर कर सकता है। हमारे पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है। यही सिचुएशन 91 में हुई थी एक बार, जब हमारे पास सिर्फ 3 से 4 दिन के इंपोर्ट्स को कवर करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व बचे थे। अब इनका कहना है कि जो प्रेजेंट क्राइसिस है और जो कॉन्फ्लिक्ट है वेस्ट एशिया में, ये इफेक्ट करता है इंडिया को, क्योंकि रीजन अकाउंट करता है हमारा 1/6 एक्सपोर्ट्स का। तो टोटल जो हमारे एक्सपोर्ट का 1/6 है वो अकाउंट करता है वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट 1/5 ऑफ इम्पोर्ट्स। तो दोनों चीज़ें इम्पैक्ट होंगी कि नहीं होंगी, इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी। हाफ ऑफ क्रूड ऑयल, हाफ ऑफ क्रूड कहाँ से आ रहा है हमारा, वेस्ट एशिया से आ रहा है, तो ये इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा आप देखो फर्टिलाइज़र
2/5 फर्टिलाइज़र यहाँ से आ रहा है, तो फर्टिलाइज़र इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, उसके कॉस्ट बढ़ेंगे, लेकिन उसका सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट क्या होगा? अगले साल अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे एग्रीकल्चर आउटपुट कितना महंगा होगा, और एग्रीकल्चर आउटपुट क्योंकि रिड्यूस होगा 100%। इसके अलावा गवर्नमेंट को सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी कि किसान इतना महंगा फर्टिलाइजर तो खरीदने वाला नहीं है। तो इनका ये कहना है कि जो अप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी रिस्पॉन्स है ऐसे सप्लाई शॉक को, वो हमें ये है कि आप पहले फर्स्ट राउंड इफेक्ट पे फोकस करो, और स्टार्टिंग से ही ना सेकंड राउंड के डायनामिक्स पे मत घुसो। सेकंड राउंड इफेक्ट्स रियल कंसर्न है, और ये मटेरियलाइज होंगे जब सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन लंबे समय तक चलेगा, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो इनका ये कहना है कि इस इंट्रेंचमेंट को प्रिवेंट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी रोल है कि वो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को इन्फ्लुएंस करे, रादर देन सीधा डिमांड को कम करने पे लग जाए। तो आरबीआई, कोई भी सेंट्रल बैंक करता क्या है? वो मैनेज करता है इन्फ्लेशन को, वो देखता है, फोकस करता है करेंसी को, राइट, कि करेंसी स्टेबल रहे। करेंसी को बढ़ाना घटाना आरबीआई का काम नहीं है, उसको स्टेबल रखना उसका काम है। वैसे ही एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट को बढ़ाना घटाना आरबीआई का काम नहीं है, राइट। इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी यूज कर सकता है, जहां पे इन्फ्लेशन सप्लाई शॉक की वजह से ना हो, तब वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएगा। लेकिन जहां सप्लाई शॉक है वहाँ आरबीआई भी क्या करेगा? तो इन्होंने एम्फेसाइज किया कि अनसर्टेन टाइम्स में इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत एजाइल रहें, मतलब फ्लेक्सिबल रहें, निम्बल रहें, और मेंटेन करें एक ब्रॉड पॉलिसी स्टांस। हम कोई फर्म कमिटमेंट ना दे दें ऐसे टाइम पे कि नहीं नहीं हम तो ऐसे ही करने वाले, कुछ भी हो जाए मैं यही करूँगा, नहीं। तो फ्यूचर पाथ ऑफ पॉलिसी के बारे में कोई फर्म कमिटमेंट नहीं दी जा सकती है, क्योंकि आगे इतनी अनसर्टेनिटीज़ है कि हम अपने आप को ओपन माइंडेड रखेंगे, ब्रॉड माइंडेड रखेंगे, जो होगा देखा जाएगा, हम करेंगे। अब एक चीज़ इन्होंने बोली जो हर इंडिया नहीं, दुनिया के सारे सेंट्रल बैंकर्स बोल रहे हैं, कि हम कोई भी एक्शन लेने से पहले हम वेट एंड वॉच मोड में है, हम डेटा डिपेंडेंट है, हम डेटा का वेट करेंगे। डेटा जैसे कि क्या डेटा आएगा? जो भी इकोनॉमिक डेटा आएगा यहाँ पे, चाहे वो डेटा पीएमआई का हो, ठीक है, आईआईपी का डेटा हो, इन्फ्लेशन का डेटा हो, ये सारा डेटा जब आएगा तब आरबीआई को जो डिसीजन लेना है वो डेटा देख करके डिसीजन लेंगे। बेसिकली वो कहेंगे कि डेटा ये डिसीजन ले रहा है, हम ये डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ये डेटा ऐसा आया है तो ये करना ही होगा। तो अच्छा खासा हमारे ब्याज दर घटे थे फरवरी 2025 से लेकर अभी तक, लगातार हमारे लोन के जो ब्याज दर हैं वो घट रहे हैं। लास्ट रेट कट भी अगर आप देखोगे तो दिसंबर में हुआ था, उसके बाद से कहीं ना कहीं रेट कट्स पे भी पॉज लग गया है, और अब तो ऐसी सिचुएशन अगर ऐसे चलती रही तो रेट बढ़ाने भी पड़ सकते हैं यार, अगर लंबे समय तक ये चलता रहा तो। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी ये रेशियो है, ये डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 9.5% टू 4.5%। इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो भी बहुत कम है। मैं आपको बता दूं, इंडिया का जो डेट है, मतलब जो भी उधार है हमारा, वो हमारे जीडीपी का 80% है। मतलब डेट क्या हो गया? जो आप देख लो, आपकी इनकम क्या है, लोन है आपके ऊपर, ठीक है, और इसके अलावा जीडीपी मतलब आपका इनकम, राइट। इसको आप एज अ इनकम ले लो, रेवेन्यू ले लो। तो ये जो अमाउंट है इंडिया में 81% है, और जो टॉप 10 इकोनॉमीज़ है ना, पूरी दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज़ ले लो, उसमें सबसे कम इंडिया का ही है, सारे 100% से ऊपर है ऑलमोस्ट। तो कहीं ना कहीं इंडिया के पास कोई ओवर लेवरेजिंग वाली प्रॉब्लम नहीं कि इंडिया बहुत ज़्यादा, हमने कोई एक्सटर्नल डेट भी उठा रखा है या ऐसी कोई सिचुएशन हमारे साथ बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग अपने इकोनॉमी को सस्टेनेबली ग्रो कर सकते हैं, हमें कोई बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये चीज़ बस लंबे समय तक ना चले, और अगर चलती है तो हमें इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। तो ये जो इन्होंने बात बोली है, ये सबको सुननी पड़ेगी, चाहे वो इंसान पोर्टफोलियो बना करके बैठा है मार्केट में, जिसके स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियोज हैं उसके लिए, जिसके ईएमआई चल रहे हैं, कि क्योंकि आगे अगर लोन महंगे होंगे तो भाई फिर दिक्कत होगी, राइट। ब्याज दर अगर बढ़ाए जाते हैं महंगाई को काबू करने के लिए, डिमांड को में भी कंप्रेस करने के लिए, तो आपके ईएमआईज़ पे भी काफ़ी फ़र्क आएगा, क्योंकि वो महंगे होंगे। पोर्टफोलियोज़ पे काफ़ी फ़र्क आएगा, क्योंकि कंपनीज़ अगर आप देखो तो उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब आपकी कंपनी कुछ भी बनाती है, फर्टिलाइजर की कंपनी है, इनपुट कॉस्ट कितना बढ़ गया आपका, ये सोचो। आप मिडल ईस्ट से ला रहे हो और यूज़ कर रहे हो उसको बनाने के लिए, एनर्जी गैस चाहिए होता है, नेचुरल गैस कितना यूज़ होता है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में, तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। और मैं कहूँगा हो सकता है 1-2 साल लगे कुछ सेक्टर्स को रिकवर करने में, अगर ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रही तो। और लोगों के ऊपर तो फ़र्क पड़ेगा ही, जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स पर डिसीजन लेगा तो लोन्स और ओवरऑल कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर पे काफ़ी, मुझे लगता है, इम्पैक्ट आ सकता है। सो दिस वॉज द आर्टिकल, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट, share it with your friends, subscribe the channel, and join our premium group if you want the analysis of the whole newspaper. Thank you so much.